नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना से मौत पर मुआवजे के हकदार परिजन, राशि तय करे सरकार। लग्जरी कारों के शीशे तोड़कर नकदी और सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। इस कांस्टेबल की दबंगई का वीडियो वायरल, विधायक ने उठाई कार्रवाई की मांग। और खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले परिवारों के अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करें। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकती। सरकार अपनी नीति के मुताबिक पीड़ित परिवार को राहत देने का निर्णय ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुआवजा तय कर सकती है। नियम और संविधान के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्तों में सरकार कोई फैसला ले सकती है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा था कि इतना मुआवजा देना संभव नहीं, सरकार पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो कोविड संक्रमण के कारण होने वाली मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को आसान बनाने के लिए उचित दिशा निर्देश भी जारी करे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है। खबर जयपुर से, जहां डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि 11 जून को परिवादी रोहित शर्मा ने मामला दर्ज करवाया। दिनांक 11 जून को सुबह 10:30 बजे मेरे भाई योगेश शर्मा की फैक्ट्री संजय नगर डी 200 फीट बाईपास झोटवाड़ा पर कार लेकर आया था और फैक्ट्री के अंदर चला गया। करीब 11:30 बजे जब मैं बाहर आया तो देखा कि कोई अज्ञात चोर मेरी कार का शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर रखे 2 बैग चोरी कर ले गया। जयपुर शहर में गाड़ियों के शीशे तोड़कर उसके अंदर रखे कीमती सामान चोरी करने की वारदात की रोकथाम व आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जोटवाड़ा थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में लेखराम, बलराम, मालीराम, राकेश कुमार, राजेंद्र बिश्नोई, लक्ष्मीकांत, डीसीपी वेस्ट की स्पेशल टीम का गठन किया। गठित टीम द्वारा थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों का फुटेज भी प्राप्त किया। वहीं गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले पुरों के चालानशुदा अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिलान कर पहचान की गई व तकनीकी सहायता व मुखबिरों की सूचना प्राप्त कर आरोपी परवीन और बबलू व अशोक कुमार नायक को पहचान कर दस्तयाब किया। राजस्थान के सिरोही जिले में आदिवासी क्षेत्र के रोहिड़ा थाना स्थित गोपाला बेड़ा चौकी के कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में कांस्टेबल स्थानीय सरपंच पुत्र की सरेआम पिटाई करता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने कांस्टेबल राजेश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। पूरे मामले में विधायक समाराम गरासिया ने घटना की निंदा करते हुए एसपी धर्मेंद्र सिंह से कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार जिले के उपाल खेजड़ा गांव के पंचायत के सरपंच कोदरी बाई और अन्य ग्रामीणों ने एसपी धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन भेजा, जिसमें गोपाल बेड़ा में तैनात कांस्टेबल राजेश चौधरी पर मारपीट का आरोप लगाया। राजेश चौधरी ने यह मारपीट सरपंच के पुत्र कसनाराम से 28 जून को सरेआम की। ज्ञापन में सरपंच और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कांस्टेबल चाहता था कि क्षेत्र में अवैध हथकढ़ शराब की बटियां लगाओ और उसको हफ्ता दो। जो लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं उनमें कांस्टेबल पैसा लेता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में जब से कांस्टेबल लगा है लोगों को परेशान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत उपला खेड़ा का वर्तमान सरपंच का बेटा कल शाम को दानपुर टैक्सी स्टैंड पे उसके गाड़ी के पास में खड़ा था और राजेश करके एक पुलिस वाला आकर के उसको बेरहमी से इतना मारा पैसों के लेन देन के चक्कर में। मैंने इस बात को लेकर के एसपी साहब को भी फोन पे बात किया है कि कम से कम ऐसे व्यक्तियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इसकी पूरी जांच करें और इस कांग्रेस सरकार के अंदर जिस प्रकार का जो ये अत्याचार हमारे आदिवासियों के साथ में जो हो रहा है उसको हम कैसे सहन करें। हम विधानसभा के सदस्य होने के नाते, एक वनवासी एसटी एमएलए होने के नाते मेरा एसपी साहब से निवेदन है कि आप इसको न्याय दो और आदिवासियों के साथ में इस प्रकार का अत्याचार दोबारा ना हो और इसके प्रति कार्रवाई करें। बदलते वक्त में बेटियां बेटों से कम नहीं। पीढ़ियों से चली आ रही
पुरातन परंपराओं में भी बड़ा बदलाव आया है। समाज अब बेटियों को भी बेटों के बराबर समझने लगा है। ऐसा ही एक सामाजिक बदलाव राजधानी के चोमू कस्बे में देखने को मिला। यहाँ एक पिता की मौत के बाद परिवार और समाज ने पुत्री के सर पर पगड़ी बांधकर परिवार की जिम्मेदारी सौंपी। चोमू के वार्ड 21 के इंदिरा कॉलोनी के हनुमान साय कुमावत का निधन हो गया था। हनुमान साय के पुत्र नहीं होने के चलते पगड़ी की रस्म में बेटी मंजू देवी की पगड़ी बांधी गई। हनुमान साय कुमावत के 5 बेटियां हैं, जिनमें मंजू कुमावत के नाम पर समाज और परिजनों ने सहमति जताते हुए पगड़ी की रस्म अदा की। 5 बेटियों ने कभी अपने पिता को पुत्र नहीं होने का साय नहीं होने दिया। वहीं परिवार व रिश्तेदारों की मौजूदगी में पगड़ी की रस्म निभाई गई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालने का दायित्व सौंपे जाने की रस्म में बांधी जाने वाली पगड़ी भी हनुमान साय कुमावत की बड़ी बेटी मंजू देवी के सर पर बांधी गई। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। होटल, रेस्टोरेंट्स व अन्य व्यवसाय भी टाइगर रिजर्व के खुल जाने के बाद से गुलजार दिख रहे हैं। वहीं प्रतिदिन पर्यटक बाघों से दीदार करते नजर आ रहे हैं। पार्क प्रबंधन प्रतिदिन वीडियो जारी कर रहे हैं। टाइगर के बढ़ते हुए कॉन्वे की वजह से टाइगर रिजर्व का जंगली क्षेत्र बोना साबित हो रहा है, क्योंकि आए दिन टाइगर रिहायशी क्षेत्रों में घुस जाते हैं। वह पन्ना कटनी मुख्य सड़क पर भी इनका मूवमेंट आए दिन देखा जाता है। इस समय पन्ना टाइगर रिजर्व में करीब 100 के आसपास छोटे बड़े टाइगर मौजूद है। खबर उत्तर प्रदेश के यूपी से, जहां रायबरेली में धर्म के ठेकेदार बने लोग ग्रामीणों को कोरोना महामारी का भय दिखाकर व रुपयों का लालच देकर ग्रामीणों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। सोमवार की देर शाम को 2 लोगों की गिरफ्तारी करने पर उनके द्वारा 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया जाना सुर्खियों में बना। आज भी एटीएस की टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। आज भी एक मामला रायबरेली की ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के सलोन कोतवाली में उस समय सामने आया जब एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि क्षेत्र के पटेल नगर मजेर उसरेना में एक घर में कुछ लोगों को जमा कर उसका धर्मांतरण कर रहे हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पीआरवी की टीम ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें कोतवाली लाए। वहीं घर के मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी अनुसार जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र में डायल 112 पर सूचना दी गई। क्षेत्र के पटेल नगर के घर में कुछ लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। भैया क्या नाम है? शंकर लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? चौराहा। क्या घटना हुई आज और क्या पूरा मामला है? घटना ये हुई सर कि हम अपने निवास स्थान से रोहनिया की तरफ जा रहे थे। जब रोहनिया से पहले बिजली घर पड़ता है, बिजली घर के पास पहुंचे तो वहाँ काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा एक बरामदे में दिखाई पड़ी। तो हमें ऐसा लगा कि कुछ घटना घट गई होगी, इसलिए हम वहाँ रुक गए। तो हमने एक व्यक्ति को वहाँ देखा जो खड़ा है, बाकी सब लोग बैठे हुए थे और नज़दीक में गए तो घर के मालिक से हमने नमस्कार किया, जयराम किया। तो इसने बताया, मतलब कुछ बताया नहीं, तो हमने उससे पूछा कि भैया क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं, ऐसे कथा हो रही है कहीं पे। और जो आदमी बोल रहा था वो हमारे वहाँ जाने के बाद शांत हो गया। तो वहाँ से वापस आ गए। थोड़ी दूर पे आके हमने जो है एक साइड से ध्यान से सुना तो उसने जो है बताया कि इस धरती पे ईश्वर तो है ही नहीं है, आप ईश्वर के चक्कर में पड़े हो। साधु संत लोग जो है संतगिरी करते हैं और उनको खुद नहीं पता होता है कि हमको कब मरना है। तो इसलिए आप इस भ्रम में न रहिए, आप यीशु मसीह को जो है प्रार्थना करिए। और जो भी बीमारियां हैं, जैसे कोरोना महामारी आई हुई है, ऐसे कोई भी बीमारी से आप जो है बचे रहेंगे। और फिर वही प्रार्थना शुरू किया हुआ था। तो हमें ऐसा लगा कि जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नहीं तो क्या कोरोना महामारी को इशू बना के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? जी जी बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उसरैना। आज क्या घटना घटी, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला है कि हम उसरैना चौराहा से रोहनिया की तरफ किसी काम के लिए जा रहे थे जी। तो रास्ते में देखा एक बरामदे में काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी जी। तो वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा थे तो हम रुके वहाँ पर जी। देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है जी। तो वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर कम से कम 25-30 लोग बैठे हुए थे और एक लोग खड़ा होकर कुछ ऐसी बातें बता रहा था धर्म के बारे में जी। कि आप लोग कथा सुनते हैं या फिर पूजा करते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, ये सब करना नहीं चाहिए जी। तो वो एक धर्म के बारे में बात कर रहा था उसमें। तो हम वहाँ पर खड़े हुए थे तो सुन रहे थे उसको। सुनने के बाद हम लोगों ने सूचना 100 नंबर को कॉल किया, फिर वहाँ पर प्रशासन पहुँचा और उनको। किस धर्म की बात कर रहे थे, कुछ बताएंगे? धर्म यीशु करके है कोई।
अच्छा, और क्या आपको कुछ जानकारी है, क्या लालच दे रहे थे धर्म परिवर्तन के नाम पे? यही दे रहे थे कि आप लोगों को अगर आप ये धर्म छोड़कर जो भी जिस धर्म का है, जो भी जिस जात का है, छोड़कर यीशु धर्म में आप होंगे तो आपको पैसा मिलेगा और ये जो कोरोना महामारी चल रही है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको परिवार को मिल जाएगा। कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे कुल वहाँ पर 30 लोग लगभग थे। अच्छा, ये जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग तथाकथित थे, ये कितने लोग थे? ये तो एक ही था। एक ही। जौनपुर से खबर, जहां जौनपुर के वर्ष 2003 की बात है। शिवसेना के विचारों, नीतियों, क्रियाकलापों से असहमति रखते हुए कुछ जुझारू, जागरूक व राष्ट्रीय व जनता के हित में कार्य करने वाले वरिष्ठ शिवसेना पदाधिकारियों ने एक अलग संगठन का निर्माण किया, जिसे आज शिवसेना हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। शिवसेना हिंदुस्तान आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। संगठन का विस्तार देश के 18 राज्यों में सफलतापूर्वक है व अन्य राज्यों में विस्तार की ओर अग्रसर है। शिवसेना हिंदुस्तान का मुख्यालय पंजाब प्रांत के जिले में है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय पवन कुमार गुप्ता है, जिनका ध्येय समाज के गरीबों, शोषितों, असहायों को किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हो उनका हक दिलाने के साथ साथ सामाजिक संरचना व सौहार्द को बनाए रखना है। यह जानकारी देते हुए जनपद जौनपुर में संगठन के आकस्मिक निरीक्षण पर आए हुए सुखचैन सिंह भार्गव शिवसेना ने संगठन के कार्यालय पर पत्रकारों को दी। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि शिवसेना हिंदुस्तान के कई विंग है, जिसे मजदूर सेना, विद्यार्थी सेना, हिंदुस्तान शक्ति सेना। शिवसेना हिंदुस्तान की राजनीतिक इकाई है, जिसका गठन वर्ष 2017 में पटियाला पंजाब प्रांत में हुआ था। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जन हृदय सम्राट पवन कुमार गुप्ता है। आगामी चुनावों में हिंदुस्तान शक्ति सेना अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, लेकिन इस संबंध में अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। आज आप लोगों ने यहाँ उद्घाटन किया, क्या? सबसे पहले पूरे देश को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। आज जौनपुर में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संयुक्त कार्यालय खोला गया। ऐसे जो इस समय मनवादी सरकार चल रही है, इस सरकार को ख़त्म करने के लिए हम इस संयुक्त कार्यालय खोलकर और समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इस कार्यालय के माध्यम से जो हमारे गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दबे लोग हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कार्यालय खोला गया है। और उन्हीं समस्या सुनकर और बाकी जो मनोवादी सरकार जो देश भावना से काम कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो विचार विमर्श किया जाएगा इस कार्यालय में किया जाएगा और सब समस्याएं सुनी जाएगी। भीम आर्मी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भीम आर्मी संगठन का उद्देश्य है समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, यानी जो मनवादी लोग हैं, मनवादी किस्म लोग हैं, उनको खत्म करना, उनको नष्ट करना, उनके स्थान पर एक नए समाज को उत्पन्न करना। आज़ाद समाज पार्टी की आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपको प्रदेश में? आगामी चुनाव के आज़ाद समाज पार्टी के अभी तो हमारे जिलाधीश की विषय बताएंगे। आज किस परिप्रेक्ष्य में जनपद में आगमन हुआ आपका, क्या आदेश? मेरा सुखचैन सिंह भार्गव, मेरा नाम सुखचैन सिंह भार्गव, शिवसेना हिंदुस्तान एवं हिंदुस्तान शक्ति सेना उत्तर प्रदेश शुभ संयोजक। आज हमारे जो मंडल अध्यक्ष जी सुनील राय जी का दुर्घटना हो गया था, थोड़ा चोट लग गया था, उनका हाल चाल पूछने मैं आज उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला में मैं अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले आया था हाल चाल पूछने के लिए। जैसे कि जनपद में कई चुनावी दल अपना अपना ताल ठोक रहे हैं, क्या आपकी भी पार्टी कोई प्रत्याशी उतरेंगे या अभी संगठन की तैयारी चल रही है आपको लेकर? देखिए, संगठन के साथ साथ हमारी राजनीतिक शाखा भी हिंदुस्तान शक्ति सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गुप्ता जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट जी, जो उनका दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग पार्टी में भी लड़ सकते हैं, 2022 में फाइट भी कर सकते हैं। पूरा हर पार्टी को हम तोड़ जवाब देने के लिए तैयार करेंगे अपने कार्यकर्ताओं और आप लोगों से, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश टीम से भी हम लोग राष्ट्र मशवरा करके उसके बाद तैयारी करेंगे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आगे होगा। आप इस संगठन का बनाने का उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? जो संगठन आप लोगों ने बनाया उसका उद्देश्य क्या है समाज में? देखिए, जो शिवसेना हिंदुस्तान है कि हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन के साथ साथ राजनीतिक शाखा भी बन गई है इसकी। तो हम लोग काम है कि अपने देश और समाज को, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, कामयाब करना है और यही है कि सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। जैसे कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका संगत के साथ है, सम्मान, सबका सम्मान मिलेगा हमारे संगठन के अंदर और सबको आगे लेके चलना है, देश का विकास करना है।
आपका संगठन किस किस राज्यों में अभी तक संचालित हो रही है या चल रही है? देखिए, जहाँ तक हमें ज्ञात है तो 18 राज्यों में हमारे कार्यकर्ता हैं। 18 राज्यों पूरे भारत देश में 18 राज्यों में एक्टिव है हमारा संगठन शिवसेना हिंदुस्तान। आपके संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे संगठन का उद्देश्य एक ही है कि राम राज्य आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र हमारे देश को घोषित होना चाहिए और सबका बराबर हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। जनपद में रायबरेली से खबर, जहां बीती रात युवक ने संपत्ति के विवाद में चचेरे भाई और उसकी भांजी पर फायर छोंक दिया, जिससे दोनों के पैर में छर्रे लगे। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कप्तान के पुरवा की है, जहां बीती रात धर्मेंद्र सिंह नाम के युवक ने अपने चचेरे भाई पुष्पेंद्र सिंह से संपत्ति विवाद में जाकर लड़ाई झगड़ा किया और उसके घर के बाहर कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग में पुष्पेंद्र के पैर में गोली लगी, साथ ही पास में खड़ी उसकी भांजी वर्णिका के पैर में भी तरह के दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और आरोपी के युवक की तलाश में टीम गठित कर दी। क्या परिचय है आपका? नाम पुष्पेंद्र सिंह है। क्या मामला है पूरा? मेरा चाचा के लड़के ने गोली मार दी, छोटा सा जान से मारने का बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे और आज मौका देख के 4-5 राउंड नक्सलियों की तरफ फायरिंग हुई मेरे घर के बाहर और मुझे गोली लगी। घर में घुस के सबको गोली मारी। मेरी भांजी को गोली लगी एक पैर में मेरे गोली लगी और एकदम ये सोची समझी साथी। क्या नाम है जिसने गोली मारी? धर्मेंद्र चौधरी। और कितने लोग घायल हुए हैं? मैं घायल हुआ हूँ, मेरी भांजी घायल हुई। गोली कांड का मामला है, क्या है पूरा मामला? कल 27 जून 2021 को रात लगभग 11 बजे पिता पुत्र का आपस में विवाद हो रहा था, जिसको छुड़ाने के लिए भतीजा और भतीजी दोनों गए थे, जिसमें पुत्र ने जो है उन पर फायर कर दिया, जिसके कुछ छर्रे और चोटें आई हुई हैं, जिनको कोतवाली पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंच करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी स्थिति सामान्य है, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। खबर बिजनौर से, जहां गांव रोजगार सेवक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, काम होता नहीं, पैसा निकाल लिया जाता है। पिछले 1 साल से सिर्फ 3 दिन ही काम करवाया गया। मनरेगा में काम किए बिना ही खातों में पैसा दिया जाता है। जहां पर ग्राम रोजगार सेवक पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम रोजगार सेवक मुकेश पुत्र सुरेश सरकारी योजनाओं का जमकर दुरुपयोग कर रहा है। मनरेगा के अंतर्गत पिछले 1 साल में सिर्फ 3 ही दिन काम कराया गया। जो लोग काम नहीं कर रहे उनको मिली भक्ति से रोजगार मिल रहा है और उनके खातों में भी पैसे डाल दिए जाते हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या सर इसी बात की है कि ये हमारा रोजगार सेवक है। पिछले साल सरकार ने रोजगार दिया, बाहर के प्रवासी मजदूरों को दिया, काम चला 3 दिन 1 साल में, और आज इसी साल भी इस लॉकडाउन में ये हालात हुए, 3 दिन काम चला। और जो रोजगार करता नहीं है उसे खाते में 20-30 हज़ार रुपये आ रहा है। जो मजदूरी करने जाता है उसको मजदूरी भी पूरी नहीं मिल रही है। इतना घोटाला, जिस तालाब में काम नहीं हुआ उसका पेमेंट निकाला गया, जिस रोड पर काम नहीं हुआ उसका पेमेंट निकाला गया। सरकार अंधी हो रही है, या ग्राम सेवक अंधा हो रहा है, या हमारा रोजगार सेवक अंधा हो रहा है। पब्लिक जागरूकता हुई है, यहाँ तक पहुँच गई डीएम साहब तक। अच्छा, आज किससे मिलना आप? आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलना आए थे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप जाओ, मैं शेडी साहब को आपका ये लेटर भेज रहा हूँ, भी जाँच कराएंगे। ग्रामीण चौक रोड है, कम से कम 7 साल से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक भी उस पर मट्टी नहीं डली और उसका भी उन्होंने पैसा ले करके और 6 महीने के अंदर खा चुके। आज किससे मिले, किससे शिकायत किया? आज इनसे जिला अधिकारी महोदय से शिकायत करी। क्या कहा उन्होंने? कहा कि तुम सीडीओ साहब के पास, हम सीडीओ साहब के पास में भेज रहे हैं, आप चलिए, आपको इंसाफ मिल जाएगा। खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में रफ्तार का कहर जारी है। अज्ञात वाहन की जबरदस्त टक्कर से बाइक सवार लगभग 35 वर्षीय अज्ञात युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना सहायक थाना लाखो क्षेत्र के इनियाड हला के निकट स्थित NH 31 की बताई जा रही है। दुर्घटना की खबर मिलते ही लाखो थाना में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजकर उसके शिनाख्त की दिशा सहित अन्य कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं बेगूसराय में जहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायल की पहचान तगेड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 पिढोली में रहने वाले रंजीत सिंह का लगभग 30 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में बताई गई। परिजनों ने बताया कि घायल का भाई दुकानदारी करता था। लोगों द्वारा दुकान पर उसे घटना की जानकारी मिली। जख्मी का भाई ने कहा कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वह अपने भाई को खून से लथपथ अवस्था में कहराते हुए पाया और आनंद फानन में उसे इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाजरत है। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार चूरा मिल में कार्यरत मजदूर की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना छाड़ोड़ी थाना क्षेत्र के रामपुर कचेरी के समीप की है। मृतक की पहचान खोंदावतपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 सागी के रहने वाले धनिक साहा के 60 वर्षीय पुत्र रामकुमार साहा के रूप में की गई। बताया जाता है कि मृतक रामकुमार साहा अपने घर से साइकिल पर सवार होकर हसनपुरा चूरा मिल में मजदूरी के लिए प्रतिदिन की तरह जा रहा था। रामपुर कचेरी के समीप पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने साइकिल में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसे रामकुमार साह का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।